हेलो स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिए। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एच प्लेन टी। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ई प्लेन टी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। ये देखिए फ्लैट मॉडल है, ये 3 डायमेंशनल मॉडल है, ये एच प्लेन टी बोलते हैं। वहाँ पर आपका ई प्लेन टी में आपका एक साइड आर्म जो था वो वर्टिकल था, लेकिन यहाँ पर ये फ्लैट है। यही इसको पहचानने का तरीका है। तो ये आप लोग डायग्राम बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर इसको भी हम लोग पोर्ट नंबर 3 कहेंगे। ये आपका होगा साइड आर्म, ये साइड आर्म होगा, और ये दोनों कोलिनियर आर्म्स कहलाएंगे, कोलिनियर आर्म्स कहलाएंगे ये, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन दिखाया गया है ई प्लेन टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर इन फेज यहाँ पर दिखाया गया है पोर्ट 2 और पोर्ट 3 में, सॉरी पोर्ट 1 एंड पोर्ट 2 में, ठीक है। तो आइए यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों की प्रॉपर्टी के बीच में, ई प्लेन टी और एच प्लेन टी। ई प्लेन टी का जो बाय डेफिनेशन होता है, एक्सिस ऑफ साइड आर्म इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द ये मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट बोलते हैं। वोल्टेज इसको बोलते हैं, वोल्टेज और सीरीज जंक्शन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ये वोल्टेज या सीरीज जंक्शन कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसमें ई फील्ड जो है डिवाइड होता है साइड आर्म्स में, जबकि इसमें एच फील्ड जो होता है डिवाइड होता है साइड आर्म्स में। इसको इस तरह से देखिएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर को इंडिकेट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर, जिस तरह से इलेक्ट्रिकल पावर में वोल्टेज और करंट होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल पावर में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल पावर में अगर वोल्टेज और करंट में से एक भी अगर वैनिश कर गया, जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिकल पावर भी जीरो हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में एक भी फील्ड अगर वैनिश कर गया तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जीरो हो जाएगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर जीरो होगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर एनालॉगस भी है, जैसे इलेक्ट्रिकल पावर में बोलते हैं वोल्टेज और करंट बोलते हैं, उसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो बताइए इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, जिसको शंट जंक्शन भी बोलते हैं, पैरेलल जंक्शन बोलते हैं। और उसी तरह से सीरीज नेटवर्क में क्या होता है, वोल्टेज डिवाइड होता है, इसीलिए यहाँ पर इसको कहा गया है वोल्टेज जंक्शन बोलते हैं, सीरीज जंक्शन बोलते हैं। जंक्शन यहाँ पर कहने का मतलब ये हो गया कि तीनों जो यहाँ पर वेव गाइड एक साथ यहाँ पर मिल रहे हैं, इसीलिए जंक्शन नाम रखा गया है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अगर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आप वोल्टेज जंक्शन बोलिएगा। मैग्नेटिक फील्ड का संबंध किससे, करंट से है, करंट प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, और वोल्टेज से बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर इसीलिए इसका नाम रखा गया है वोल्टेज और सीरीज जंक्शन। इसका नाम है करंट और पैरेलल जंक्शन, बिकॉज इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड होता है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड होता है। जहाँ तक पोर्ट की बात हो गई, तो यहाँ पर देखिए ये प्रॉपर्टी आप लोग याद रखिएगा, यही मेन डिफरेंस है। यहाँ पर पोर्ट नंबर 1 में आउटपुट जो मिलेगा पोर्ट नंबर 2 में मिलेगा, और बाद वाला सबस्क्रिप्ट हमने बताया था, ये बाद वाला सबस्क्रिप्ट जो 3 इंडिकेट कर रहा है, ये बता रहा है कि जब इनपुट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर हम लोग कहाँ देंगे, पोर्ट नंबर 3 में देंगे, तो वो इक्वल होगा 1 और 2 पे, लेकिन वो आउट ऑफ फेज होगा। यहाँ पर क्या है कि वो इन फेज होगा। ये इसका स्पेशल प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक ई प्लेन टी और एच प्लेन टी के बीच का डिफरेंस हो गया। अब इसका हम लोग करेंगे क्या कि स्कैटरिंग मैट्रिक्स डिराइव करेंगे। तो स्कैटरिंग मैट्रिक्स डिराइव करने के लिए कुछ प्रॉपर्टी हम लोग को जानना जरूरी है, तो उसी में हम लोग लिखेंगे भी स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ एच प्लेन टी अगर हमको पहले डिटरमाइन करना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है हम लोग को, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉपर्टी है पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच्ड, पोर्ट 3 इज परफेक्टली मैच्ड, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि जब मैच हो गया तो हमने बताया था S33 बराबर 0 होगा। तो ये आपका एक कंपोनेंट यहाँ पर मिल गया स्कैटरिंग मैट्रिक्स का, 3x3 मैट्रिक्स इसका भी बनेगा, और S33 कंपोनेंट इसका 0 हो गया। आइए फिर हम लोग आगे देखते हैं। एक प्रॉपर्टी तो हम लोग को यहाँ पर है ही, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इसका दूसरा प्रॉपर्टी लिखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है आपका S13 होगा S23। इसका मतलब यह हो गया EM पावर अप्लाइड
EM power applied to port 3 is equally divided in ports 1 and 2. Ports 1 and 2 if collinear arms are of equal length. अगर उनका डिज़ाइन जो है वो सिमेट्रिक होगा तो जैसा कि देख रहे हैं कि लेंथ यहाँ पर ये है कोलिनियर आर्म्स का लेंथ, और ये लेंथ अगर आपका इक्वल होगा तो यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर का वो इक्वल होगा और इन फेज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का भी। ठीक है, तो ये आपका दो प्रॉपर्टी मिल गया, ये आपका एक प्रॉपर्टी है। तो देयरफॉर एस मैट्रिक्स अभी फ़िलहाल मेरा मिल जाएगा कितना, ये S11, S12, S13 ये होता था ना, तो और यहाँ क्या होता है S21, S22, और देखिए S23 किसके बराबर, S13, आगे S23 लिखाएगा तो S23 की जगह आपको S13 लिखना है, तो ये S13 हो गया, S31, S32 और फिर यहाँ पर लिखेंगे 0। यहाँ भी पोर्ट 3 जो होता है परफेक्टली मैच्ड होता है तो इसका वैल्यू 0 होगा। अब यहाँ पर हम लोग जैसा हमने कहा था कि सिमेट्री प्रॉपर्टी लगाइए, तो तीसरा होगा प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री। सिमेट्रिक डिज़ाइन के लिए प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री इसमें अप्लाई होगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ सिमेट्री में क्या होता था ये बताइए, S12 इक्वल्स S21 होता है, S13 इक्वल्स S31 होता है और S23 इक्वल्स S32 होता है। ठीक है, याद रहिए S11 IJ होना चाहिए, I नहीं होगा, JJ नहीं होगा, उनका प्रॉपर्टी अलग होता है। तो देयरफॉर हमारा S मैट्रिक्स अब कितना हो गया, हमने कहा था कि इनिशियल एलिमेंट्स को रखे रहिए और बाकी में S11, S12, S13, अब देखिए 21 12 के बराबर है तो S12 हो गया, ये S22 ही रहेगा, ये तो S13 हो ही चुका है। यहाँ S31 होता है तो S31 किसके बराबर होगा, S13 के, यहाँ पर क्या होता है S32 होता था, S32 किसके बराबर है, S23 के बराबर है और ये 0 है। ठीक है, क्योंकि आपका जो ओरिजिनल मैट्रिक्स था इसको याद रखिएगा, ये है S11, S12, S13, S21, S22, S23, S31, S32, S33। इसी के रिफरेंस में हम लोग आगे बढ़े हैं। जो टर्म हमारा मिनिमाइज होते गया, इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रिड्यूस हो चुका है कितने कंपोनेंट्स में, एक आपका S11 है, एक S22 है, ठीक है, और आपका एक जो है S12 है और S13 और किसके बराबर है, S23 के बराबर। तो इसको भी हम लोग यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हम लोगों को मिल जाएगा स्कैटरिंग मैट्रिक्स बराबर S11, S12, S13, S12, S22, S13 और ये हो गया S13। अब ध्यान से देखिए, ये 3223 बराबर था तो ये 23 अभी लिखे हैं इस वाले प्रॉपर्टी से, लेकिन यहाँ देखिए 23 किसके बराबर है, S13, तो ये भी आपका S13 और 0 हो गया। तो फॉर द टाइम बिंग अभी आपका स्कैटरिंग मैट्रिक्स इस मॉडिफाइड फॉर्म में आ चुका है। और अब यहाँ पर 4 एलिमेंट हम लोग को नज़र आ रहे हैं, S11, ठीक है, S11 हो गया, S22 हो गया, S12 हो गया और S13 हो गया। ये 4 कंपोनेंट निकालना होगा, लेकिन और भी देखते हैं कि और इसको मॉडिफाइड कर सकते हैं कि नहीं। इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी में क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर चौथा प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टी ऑफ यूनिटी अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, किसी भी रो से, चलिए फर्स्ट और सेकंड रो में, फर्स्ट एंड सेकंड रो में इसको इस्तेमाल करेंगे, या ऐसा कहिए फर्स्ट रो के लिए, ये फर्स्ट रो के लिए हो जाएगा। तो S11, S11 कॉन्जुगेट प्लस S12, S12 कॉन्जुगेट प्लस S13, S13 कॉन्जुगेट, और ये सेकंड रो के लिए भी लिखेंगे, ठीक है, ये हो जाएगा आपका S12, S12 कॉन्जुगेट प्लस होगा S22, S22 कॉन्जुगेट प्लस हो जाएगा S13, S13 कॉन्जुगेट, ठीक है, इक्वल्स 1 हो जाएगा, इक्वल्स 1 हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को बताइए, इनका बोले थे मॉडुलस का स्क्वायर होगा, S11 स्क्वायर
S12 स्क्वायर प्लस S13 स्क्वायर इक्वल्स 1। एक और इक्वेशन नीचे से मिलेगा, S12 स्क्वायर S22 स्क्वायर S13 स्क्वायर बराबर 1 मिलेगा। इन दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है ना। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। 1 माइनस 2 करिएगा तो ध्यान से देखिए क्या मिलेगा आपको। यहाँ पर मिलेगा S11 S12 स्क्वायर कैंसिल हो गया, S13 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो S11 स्क्वायर माइनस S22 स्क्वायर बराबर मिलेगा 0। और हम कह सकते हैं S11 स्क्वायर इक्वल्स S22 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे हम लोग को मिल जाएगा S11 इक्वल्स S22। तो ये कंडीशन भी हम लोग को मिल गया। तो ये वाला देखिए अभी हमारा फाइनल मैट्रिक्स ये मिला था। S22 को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, ठीक है, इसी तरह से मेंशन करके आप लोग लिखते जाइएगा तो हमारा फाइनली रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। सो स्कैटरिंग मैट्रिक्स बिकम्स स्कैटरिंग मैट्रिक्स। अब ये रिड्यूस नहीं होगा तो फाइनली बिकम्स लिखेंगे, फाइनली बिकम्स ये हो जाएगा आपका S मैट्रिक्स हो जाएगा S11 S12 S13 S12। यहाँ पर भी S11 हो जाएगा, देखिए ये कंपोनेंट है खाली, ठीक है ना। ये S13 है, S13 है, S13 है और ये 0 है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड स्कैटरिंग मैट्रिक्स ऑफ H प्लेन T। ये H प्लेन T का रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है, इसी को आप लोग को आंसर देना है। अगर H प्लेन T का स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा, ये प्रोसेस उसी तरह से है जैसे मैंने E प्लेन T में बताया था, बस उसी को इम्प्लीमेंट करना है। और अब आइए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग को 3 वैल्यू निकालना है, S11 निकालना है, S12 निकालना है और S13 हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। तो फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ S11 S12 एंड S13, ठीक है। तो हम लोग छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटते हैं और डिटर्मिनेशन करते हैं S11 S12 और S13 के वैल्यूज़ का। चलिए वेलकम बैक, आप लोग का स्वागत है फिर से। आइए हम लोग यहाँ पर डिटरमाइन करते हैं वैल्यूज़ ऑफ S11 S12 S13, ताकि हम लोगों को स्कैटरिंग मैट्रिक्स का वैल्यू हम लोग को पता चल सके। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि इक्वेशन नंबर 3 में ऐसा करें कि रो नंबर 3 में बाय यूनिटी प्रॉपर्टी। अब ये मैथमेटिकल फॉर्म है, आपको जैसे भी चाहें आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर रो 3 में देखिए कि दोनों S13 टर्म है, तो इसका मतलब है कि S13 हमको डायरेक्ट निकल जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे S13 कॉन्जुगेट प्लस S13 कॉन्जुगेट इक्वल्स हो जाएगा यूनिटी हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 0 इक्वल्स यूनिटी हो जाएगा। और हम यहाँ पर कह सकते हैं S13 स्क्वायर इक्वल्स 1 हो जाएगा और हो जाएगा 2 S13 स्क्वायर इक्वल्स 1। तो देयरफॉर S13 यहाँ से हमको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए 1/√2 मिल जाएगा। तो ये आपका पहला एक टर्म निकल गया, S13 निकल गया। अब S11 और S12 निकलना है। इसमें फिर हम देखिए यहाँ पर लगे फ्रॉम जीरो प्रॉपर्टी, ठीक है। फ्रॉम जीरो प्रॉपर्टी इन हम लगा रहे हैं पहला कॉलम और तीसरे कॉलम में, इन फर्स्ट एंड थर्ड कॉलम में अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स का कंजुगेट लिया जाता है। तो S11 S13 कंजुगेट, ये पहला ये दोनों टर्म है, देखिए। फिर नीचे आते हैं, प्लस हो जाएगा S12 S13 कंजुगेट S1 और ये तो आपका 0 हो गया, ठीक है। तो इक्वल्स हो जाएगा आपका ये 0। और यहाँ से देखिए S13 कॉन्जुगेट, तो हमको निकल जाएगा S11 प्लस S12 इक्वल्स 0 निकल जाएगा। और लिख सकते हैं उसी तरह से आर्गूमेंट सेट करेंगे, सिंस S13 कॉन्जुगेट इज़ नॉट इक्वल टू 0। S13 देखिए 1/√2 है, तो इसका कॉन्जुगेट भी तो 0 नहीं होगा, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है। तो देयरफॉर S11 प्लस S12 मस्ट बी 0। इससे हमको मिल जाएगा S11 इक्वल्स माइनस S12, ठीक है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर आप लोग S11 निकाल लें तो उसका वैल्यू S12 के बराबर होगा, सिर्फ उसमें नेगेटिव साइन आप लोगों को पुट करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन हम लोग यहाँ पर यूटिलाइज करेंगे। और अब हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन है, देखिए S13 यहाँ पर मिल चुका है,
है ना, वैल्यू है, और यहाँ पर S11 है और यहाँ पर S12 है। तो पुटिंग यहाँ पर लिख देते हैं, ये आपको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3 हो गया और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गया। पुटिंग 3 and 4 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखिए, S11 स्क्वायर तो है ही, S11 मॉडुलस स्क्वायर प्लस है S12 तो माइनस S12 है। तो इससे हमको क्या मिलेगा, S11 स्क्वायर इक्वल्स S12 स्क्वायर मिल जाएगा। तो S12 स्क्वायर के जगह पे क्या पुट करेंगे, प्लस S11 स्क्वायर पुट करेंगे। अब प्लस S13 स्क्वायर है, S13 1/√2 है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2 इक्वल्स हो जाएगा 1। इससे हमको क्या मिलेगा, 2S11 स्क्वायर बराबर यहाँ पर मिल जाएगा 1/2, ठीक है। यहाँ पर हो गया 1/2, 1 - 1/2 होगा, तो ये आपको 1/2 मिल गया, ठीक है। तो और हमको इससे मिल जाएगा क्या, S11 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/4। इससे हमको मिल जाएगा S11 इक्वल्स 1/2, ठीक है। तो देयरफॉर S12 बराबर सिर्फ इसमें माइनस साइन लगा देना है, तो ये आपका -1/2 हो गया, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि सारा वैल्यू मिल गया, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, यहाँ पर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, देयरफॉर S मैट्रिक्स फॉर आइडियल, या आइडियल के लिए हो गया, ठीक है। आइडियल H प्लेन T इज, यहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में लिखिए, स्कैटरिंग मैट्रिक्स इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा, तो हमारा क्या क्या टर्म था, यहाँ पर S11 था, तो S11 लिखेंगे 1/2, यहाँ S12 था तो -1/2, यहाँ S13 था तो ये 1/√2 है, और यहाँ पर भी क्या था, S12 था, ठीक है। तो -1/2, यहाँ S11 था तो 1/2, और यहाँ पर क्या था, S13 1/√2, यहाँ भी S13 1/√2, ये भी 1/√2, और ये हो जाएगा 0। तो ये आपका आइडियल H प्लेन T का स्कैटरिंग मैट्रिक्स हो गया। स्कैटरिंग मैट्रिक्स को इस फॉर्म में भी देते हैं, या न्यूमेरिकल वैल्यू फॉर्म में है, और हमारा जो पिछला था वो S पैरामीटर्स के टर्म में उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो यही है आपका H प्लेन T। H प्लेन T को हम लोग पैरेलल जंक्शन या करंट जंक्शन या शंट जंक्शन, पैरेलल को आपको पता है कि शंट जंक्शन भी बोलते हैं, तो या तो पैरेलल जंक्शन बोलेंगे, शंट जंक्शन बोलेंगे, ठीक है, और या तो फिर करंट जंक्शन बोलते हैं। अगर इनका इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन सर्किट अगर बनाना चाहिएगा, ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट अगर ट्रांसमिशन लाइन सर्किट बनाइएगा तो ये भी बना सकते हैं। यहाँ पर लिखिएगा इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन इक्विवेलेंट सर्किट्स अगर यहाँ लिखा जाए, सर्किट्स अगर बनाया जाए तो आप इसमें बनाइएगा इस तरह से, और इस तरह से दिखाइएगा, यहाँ से ऐसे दिखाइएगा, यहाँ से ऐसे दिखाइएगा। ये हो गया आपका E प्लेन T का, ठीक है, इसीलिए इसको सीरीज जंक्शन बोलेंगे। पोर्ट नंबर 1 है, पोर्ट नंबर 2 है, और ये पोर्ट नंबर 3 है। यहाँ पर जब दिखाइएगा तो शंट में दिखाना है, ठीक है ना, इस तरह से दिखाना है आपको। तो ये हो गया पोर्ट नंबर 1, ये हो गया पोर्ट नंबर 2, और ये पोर्ट नंबर 3, ये हो गया आपका H प्लेन T का। इस तरह से भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका E प्लेन T का इक्विवेलेंट ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन हो गया। सेक्शन इसको लिखिए, ज़्यादा होगा, अच्छा, सेक्शन इसको कहेंगे, ठीक है। और ये हो गया H प्लेन T का। तो आप लोग का ये E प्लेन T और H प्लेन T हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरह से मैजिक टी और हाइब्रिड रिंग टी भी होता है, लेकिन ये E प्लेन T H प्लेन T आप लोग के एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको प्रिपेयर करिए, और स्कैटरिंग मैट्रिक्स होगा तो इसी मेथड से आप लोग उसको डेरिवेशन उसका करिएगा। तो चलिए, आज के क्लास में इतना ही है। इसी तरह से हमारे ऑनलाइन क्लासेस को वॉच करते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय क्लास।